काफी सारे इंडियंस के मन में आज एक ही सवाल घूम रहा है, क्या कनाडा माइग्रेट करना 2025 में अभी भी सही डिसीजन है या नहीं। पहले ये ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता था, लेकिन अब चीजें इतनी सिंपल नहीं रही। कभी कनाडा को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी माना जाता था, पीआर आसानी से मिल जाती थी, जॉब्स मिल जाती थी और वहाँ की लाइफ क्वालिटी इंडियन मिडिल क्लास को बहुत अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। आज का कनाडा हाउसिंग क्राइसिस से जूझ रहा है। इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आने लगे हैं कि ना तो घर अवेलेबल है डंडा और ना ही रेंट अफोर्डेबल है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे सिटीज में रेंट इतना बढ़ गया है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी दो दो रूममेट्स के साथ रहना पड़ रहा है। परमानेंट रेजिडेंसी पाने के बाद भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है डंडा बेसिक नीड्स फुलफिल करने में। जॉब मार्केट भी पहले जैसा नहीं है। पहले स्किल्ड वर्कर को जल्दी जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब कंपनीज हायर करने से पहले बहुत सोचती हैं। लोकल कनेडियन सिटीजन्स को प्रेफरेंस मिलती है और न्यूकमर्स को अक्सर लो पेइंग या सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती हैं। आईटी, हेल्थ केयर या ट्रेड्स जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स में तो शायद अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हर फील्ड में नहीं। इकोनॉमिक कंडीशंस भी अनस्टेबल हैं। इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और लोगों को सेविंग्स मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से कनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन टारगेट्स तो हाई रखे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज उतने बढ़ाए नहीं। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब बात करें इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट की। कई लोग इंडिया छोड़कर बेटर लाइफ की उम्मीद में कनाडा गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें आइसोलेशन फील होने लगा। जॉब नहीं मिली, कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिला और आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा। फैमिली से दूर रहना, एक्सट्रीम वेदर और लैक ऑफ सोशल बिलोंगिंगनेस बहुत लोगों को मेंटली अफेक्ट करता है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं डंडा जो कहते हैं कि अगर सही प्लानिंग हो, राइट स्किल सेट हो और पेशेंस हो तो कनाडा अभी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर्स हाई जा रहे हैं डंडा, लेकिन अगर आप पीएनपीज, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स डंडा या स्पाउसल सपोर्ट रूट्स एक्सप्लोर करें तो चांसेस अच्छे हो सकते हैं। IELTS में हाई बैंड स्कोर, रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस डंडा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से पीआर की जर्नी आसान बन सकती है, लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं होता। कई बार आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है या लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स झेलने पड़ते हैं। पेशेंस और फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर सिर्फ सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं डंडा, जैसे कि विद इन 3 months पीआर मिल गई या कनाडा आकर लाइफ बदल गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में स्ट्रगल, एडजस्टमेंट डंडा और कॉम्प्रोमाइज की बहुत बड़ी कहानी होती है, जो रेयरली कोई बताता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कनाडा छोड़कर किसी डंडा और कंट्री की तरफ देखना चाहिए। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या इवन यूएई अब इमिग्रेंट्स के लिए नए ऑप्शंस बनते जा रहे हैं। वहाँ की पॉलिसीज फ्लेक्सिबल हो रही हैं डंडा और अपॉर्चुनिटीज भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन पर्सनल होता है। हर एप्लीकेंट का बैकग्राउंड, स्किल सेट और गोल अलग होता है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिसर्च, सही गाइडेंस डंडा और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ मूव किया है तो ये जर्नी रिवॉर्डिंग भी हो सकती है। आज के टाइम में सिर्फ पीआर मिलना ही सक्सेस नहीं है। लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। कनाडा में रहने वाले बहुत सारे इंडियंस अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो वापस इंडिया आएं या किसी और कंट्री माइग्रेट करें। स्टूडेंट्स का केस भी इंटरेस्टिंग है। स्टडी वीजा पर आने वाले हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है कि डिग्री के बाद वर्क परमिट मिलेगा डंडा और फिर पीआर, लेकिन अब रूल्स टाइटन हो गए हैं। पार्ट टाइम जॉब लिमिट्स, हाई ट्यूशन फीस डंडा और अनसर्टेन पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज ने बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद सर्वाइवल जॉब्स करते हैं, सिर्फ अपनी लीगल स्टेटस मेंटेन रखने के लिए।
पीआर के लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनती है डंडा, लेकिन स्कोर काफी लो होता है। तब उन्हें वापस इंडिया लौटना पड़ता है या किसी और छोटे प्रोविंस में रिलोकेट करना पड़ता है जहां पीएनपी चांसेस बेटर हों। स्पाउस वीजा केसेस में भी डिलेस, बैकग्राउंड चेक्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स की वजह से कपल्स को बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। फैमिली रीयूनिफिकेशन पॉलिसीज स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं और इंटरव्यू स्क्रूटिनी बढ़ गई है। और बात करें पेरेंट्स के लिए सुपर वीजा या विजिट वीजा की, तो रिजेक्शन रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। ऑफिसर्स मानते हैं कि पेरेंट्स वापस नहीं जाएंगे और इसी रीजन से उन्हें डिनाई कर दिया जाता है। इससे फैमिलीज को इमोशनल स्ट्रेस और सेपरेशन फेस करना पड़ता है। अब जब 2025-26 की बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि कनाडा अब केवल एक इजी पीआर डेस्टिनेशन नहीं रह गया। ये एक कम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स इमिग्रेशन सिस्टम बन चुका है जिसमें केवल वही सर्वाइव कर सकता है जो अवेयर है, प्रिपेयर्ड है और अडेप्ट करने के लिए रेडी है। फाइनेंशियल प्रिपरेशन जरूरी है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का बफर होना चाहिए इनिशियल सेटलमेंट के लिए। इमोशनल प्रिपरेशन भी जरूरी है। डंडा आपको अकेले डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। क्लाइमेट हार्श हो सकता है डंडा, और लोकल सपोर्ट सिस्टम नहीं भी हो सकता। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम भी ओवरलोडेड है। अपॉइंटमेंट्स मिलने में वीक्स लग जाते हैं और कई बार बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी लॉन्ग वेट टाइम्स होते हैं। फ्री हेल्थ केयर है लेकिन टाइमली हेल्थ केयर नहीं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिलायबल है डंडा, लेकिन रीजनल डिफरेंसेस हैं। बिग सिटीज में ट्रांसपोर्ट अच्छा है डंडा, लेकिन सबर्बन या रूरल एरियाज में आपको कार खरीदनी पड़ सकती है। कल्चरल इंटीग्रेशन भी एक अलग चैलेंज है। कनेडियन सोसाइटी इंक्लूसिव है लेकिन आपको खुद एफर्ट करना पड़ता है मिंगल करने में, लोकल नॉर्म्स समझने में और अपना कंफर्ट जोन छोड़ने में। इंग्लिश फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यूज हों, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो डंडा, या डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस हों। और एक मेजर चीज है नेटवर्किंग। कनाडा में जॉब पाने के लिए सिर्फ रिज्यूम भेजना काफी नहीं होता। आपको इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज, जॉब फेयर्स, लिंक्डइन कनेक्ट और वॉलंटियरिंग के जरिए विजिबिलिटी बनानी पड़ती है। इसलिए अगर आप 2025 में कनाडा मूव करने का सोच रहे हैं डंडा, तो सिर्फ पीआर पॉइंट्स नहीं बल्कि इन सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखें। सही प्रिपरेशन और माइंडसेट के साथ जाएं तो कनाडा में फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तय है। इमिग्रेशन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें टाइम, मनी और एनर्जी तीनों लगते हैं। सोशल मीडिया के ग्लैमरस स्टोरी से इंस्पायर जरूर हों, लेकिन अपने लिए ग्राउंडेड स्ट्रैटेजी तैयार करें। आपका फोकस होना चाहिए सही कंट्री चूज करना, करेक्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम समझना, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना डंडा, और इमोशनल रेडीनेस डेवलप करना। तब जाकर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कनाडा अब भी एक अच्छा ऑप्शन है डंडा, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो स्मार्टली और सिंसियरली प्लान करते हैं। बाकी लोगों को एक बार खुद से सवाल जरूर करना चाहिए, एम आई रियली रेडी फॉर दिस जर्नी? अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ कनाडा में जाने से लाइफ चेंज हो जाएगी, तो शायद आपको पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग डंडा और प्रिपेयर्डनेस पर काम करना चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी वहां सेटल किया है उसने मेहनत, स्ट्रगल और पेशेंस तीनों का सामना किया है। यह जर्नी ग्लैमरस दिख सकती है बाहर से, लेकिन अंदर से ये एक रियलिटी चेक है। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ये जर्नी आपको ग्रो भी करेगी, मैच्योर भी बनाएगी और इवेंचुअली रिवॉर्ड भी देगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके प्रोफाइल के हिसाब से डिटेल्ड कंट्री वाइज कंपैरिजन, वीजा स्ट्रैटेजी, डंडा और करियर रोड मैप बनाएं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी माइग्रेशन जर्नी कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से शुरू हो। अगर आपको ये पूरा स्क्रिप्ट वीडियो या लेख के रूप में चाहिए, या अगर आप इससे जुड़ा कोई और एस्पेक्ट डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे स्पाउस स्पॉन्सरशिप, पीएनपी स्ट्रैटेजी या स्टडी टू पीआर रोड मैप, तो बताइए, मैं उसी एंगल से स्क्रिप्ट तैयार कर दूंगा। बस ध्यान रखिए, ड्रीम जितना बड़ा होगा, प्रिपरेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।